वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th की साइंस की बुक का चैप्टर 10। तो इसका पार्ट 1 जो था वो मैं करवा चुकी हूँ। उसमें आधा चैप्टर जो था आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहाँ से देख लो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था, और शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। तो चलिए अब अपने जहाँ से हमने चैप्टर छोड़ा था वहाँ से इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। हाउस पर मैंने आपको न्यूटन के बारे में नहीं बताया था, लेकिन हम आज के पार्ट 2 में न्यूटन के बारे में जो है वो भी जानेंगे। और चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि इसाक न्यूटन वॉज बॉर्न इन वुल्सथॉर्पे नियर ग्रैंथम, इंग्लैंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसाक न्यूटन जो थे, इनका पूरा नाम था इसाक न्यूटन। ठीक है, तो इसाक नहीं, आइजैक। ठीक है, आइजैक न्यूटन का जो जन्म था वो इंग्लैंड में ग्रैंथम के पास वुल्सथॉर्पे में हुआ था। ठीक है, साइंस जो थी जनरली, साइंस के इतिहास में वो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल इन्फ्लुएंशियल थ्रोइस्ट माने जाते थे। और वो एक गरीब किसान परिवार में जो था उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो खेती के काम में जो थे अच्छे नहीं थे। तो 1661 में, ठीक है, 1661 में उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्हें कैम्ब्रिज का जो स्कूल था वहाँ पर भेज दिया गया। और सन 1665 में, ठीक है, सन 1665 में कैम्ब्रिज में ब्लैकफील्ड गया और न्यूटन को 1 साल की जो थी छुट्टी मिल गई। ठीक है, उसके बाद हम अब आगे का देखते हैं। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उसमें मतलब देखो, ऐसा कहा जाता है कि इसी साल उनके ऊपर जो था सेब गिरा। ठीक है, उनके ऊपर जो था सेब गिरने की घटना हुई। उसके बाद इस घटना ने न्यूटन को, ठीक है, इस घटना को न्यूटन ने क्या किया, इस घटना को जो था न्यूटन ने चंद्रमा को उसकी जो शेल्स होती है ना उसमें बनाए रखने वाले फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच रिलेशन की संभावना की खोज करने को बहुत ज़्यादा फोर्स किया। और इससे उन्होंने ग्रेविटेशनल का यूनिवर्सल लॉ खोज निकाला। तो ये जो बात ये है कि उनसे पहले भी बहुत से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी ग्रेविटेशन के बारे में वो भी बहुत जानते थे, लेकिन वो उसके महत्व को समझने में जो थे असफल रहे। तो न्यूटन ने मोशन के फेमस जो नियम थे, लॉ थी, उनको बनाया और उन्होंने लाइट और कलर्स के आधार पर काम किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो खगोलीय दूरदर्शी की उन्होंने जो थी रचना की। खगोलीय दूरदर्शी मतलब वही था, माइक्रोस्कोप होता है वो। तो उसी को उन्होंने क्या किया, उसी की उन्होंने खोज की। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो जो खगोलीय है उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, टेलीस्कोप की जो थी खोज की। न्यूटन एक महान जो थे फिजिक्स मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने मैथ्स की नई ब्रांच की खोज की जिसे कैलकुलस कहते हैं, और इसका यूज़ उन्होंने ये सिद्ध करने के लिए किया कि किसी भी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर की जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके लिए गोले का व्यवहार इस तरीके का होता है जैसे कि उसका पूरा मास उसके सेंटर पर स्थित हो। तो न्यूटन ने अपने मोशन के 3 लॉज जो थी, ठीक है, 3 लॉज की बात करी गई यहाँ पे। 3 लॉज और ग्रेविटेशनल के यूनिवर्सल लॉ से फिजिक्शियन साइंस के ढांचे को बदल दिया। और 17th सेंचुरी, ठीक है, 17th सेंचुरी यानी कि 17वीं शताब्दी की प्रमुख वैज्ञानिक क्रांति के रूप में न्यूटन ने कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो और अन्य के योगदान को अपने कामों के साथ एक
नए शक्तिशाली प्रोसेस के रूप में जो था उसको किया। तो ये एक बहुत ही अजीब बात है कि उस समय तक जो ग्रेविटेशनल के जो लॉ थे उसको कोई सच नहीं मान सका। ठीक है, मतलब वो सच नहीं हो सका था। अगर उसकी सत्यता के बारे में कोई संदेह नहीं था तो इसका कारण था कि न्यूटन का जो लॉ था उसके ठोस साइंटिस्ट तर्कों पर आधारित था और मैथ्स में उसकी पुष्टि भी की गई थी। तो इससे ये सीधा सरल और बहुत ही जो ये लॉ थी बहुत आसान तरीके से जो थी बोल सकते हैं उसको कि वो मतलब बोलेंगे उसको क्या कि साबित हो गई। तो ये जो फीचर्स है आज भी किसी अच्छे साइंटिस्ट के लिए जो है बहुत ही किसी अच्छे साइंटिस्ट के लिए उसे कंफ्यूज कर देने वाले हैं। तो मतलब वही है कि किसी अच्छे साइंटिस्ट के लिए साइंटिफिक थ्योरी है। ठीक है, क्या है ये किसी अच्छे साइंटिस्ट के लिए? साइंटिफिक थ्योरी है। ये है साइंटिफिक थ्योरी। तो आप ये याद रखना, इसको हम बोलेंगे साइंटिफिक थ्योरी। मतलब वो जो मैंने बोला पहले वो थोड़ा रॉन्ग हो गया, लेकिन हम इस जगह साइंटिफिक थ्योरी है ये किसी अच्छे साइंटिस्ट के लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल, यानी कि न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ के नियम जो था उसका अनुमान कैसे लगाया। तो प्लैनेट्स के मोशन के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमेशा से ही हमारी जो गहरी जो है उस पर बहुत ज़्यादा रुचि रही है, उस पर फोकस रहा है। तो 16th सेंचुरी, ठीक है, 16th सेंचुरी, अब मैं बात करूँ 16th सेंचुरी तक और जो थे हमारे उसको बोल सकते हैं हम जो और साइंटिस्ट थे उनका जो था इंटरेस्ट हुआ और 16th सेंचुरी में उन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेट्स की गति से मोशन से रिलेटेड बहुत से आंकड़े इकट्ठे कर लिए थे और जोहान्स केपलर ने इन आंकड़ों के आधार पर 3 लॉज जो थी बनाई। तो 3 लॉज थी, इन्हें केपलर के नियम कहा जाता है और ये नियम इस तरीके से है। तो आपको यहाँ पर नियम दिए गए हैं कि केपलर्स लॉज कहते हैं। तो फर्स्ट आपको लॉ दे रखी है, इसमें आपको 3 लॉज दे रखी है। ठीक है, तो 3 लॉज है। तो पहली है कि हर एक प्लैनेट की जो सेल्स होती हैं, हर एक प्लैनेट की जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट और शेल एक ही चीज़ है। आप उसे ऑर्बिट भी बोल सकते हो और आप उसे शेल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो शेल्स बोलती हूँ मैं तो आपको लगता होगा कि मैं सेल्स बोल रही हूँ, तो सेल्स नहीं बोल रही, मैं शेल्स बोल रही हूँ। लेकिन आप शेल्स की जगह चलो हम ऑर्बिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको कहा गया है कि हर एक प्लैनेट की जो ऑर्बिट है वो कैसी होती है, एलिप्स होती है। उसके बाद और सन जो होता है, ठीक है, सन जो होता है उसके एक फोकस, मतलब सन पर जो होता है फोकस होता है किसका। अब जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि इस फिगर में सन की स्थिति को ओ से क्या गया है, दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि ये फिगर ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर ये फिगर आपको दिख रहा है कि ओ से जो है ये दर्शाया गया है सन जो है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर कि सेकंड, अब आप देख रहे हैं सेकंड लॉ आपको दे रखे हैं। सेकंड लॉ है कि सन और प्लैनेट को मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक है, वो इक्वल है, इक्वल समय में इक्वल एरिया तय करती है। और इसी तरीके से अगर ए, ठीक है, अगर ए और बी जो है, ए और बी तक जो मोशन करने में लगा समय सी से डी तक मोशन करने में लगे समय के बराबर हो तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, इसका एरिया होगा ओ ए बी। ठीक है, और अगर एरिया ओ सी डी बराबर होंगे, ठीक है, तो ये ओ ए बी किसके बराबर होगा, ओ सी डी के, ये इसका आपका एरिया हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। थर्ड आपको दिया गया है कि अगर सन से किसी प्लैनेट की एवरेज डिस्टेंस आर जो है, आर का वॉल्यूम उस प्लैनेट के सन के परित जो है परिक्रम काल यानी कि अराउंड टाइम जो है वो टी के स्क्वायर इक्वल होता है। ठीक है, टी के स्क्वायर है वो इक्वल होता है। अब जैसे मैं कहूँगी आपको वेट, तो अब हम देखते हैं आगे का। तो वो जो होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब हम देखते हैं कि ये तो प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखते हैं आर क्यूब और
टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट हो गई, मगर हमारे लिए जानना जो ज़रूरी है कि प्लैनेट के मोशन की बात करूँ। ठीक है, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लैनेट्स जो होते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स जो होते हैं उनके मोशन की डेफिनेशन करने के लिए कैपलर कोई लॉ प्रस्तुत नहीं कर सके। न्यूटन ने ही दिखाया कि प्लैनेट की मोशन का कारण जो है वो ग्रेविटेशनल का वो फोर्स है जो सन उन पर लगाता है। तो न्यूटन ने कैपलर के थर्ड लॉ का यूज़ करके ग्रेविटेशनल फोर्स का जो था उसको रिपीट, मतलब उसको अच्छे से सुधारा, उसमें सुधार करने में किया, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो था दूरी के साथ घटता जाता है। और एक सरल, एक बहुत आसान तरीका इस तरीके से है कि हम इमेजिनेशन कर सकते हैं कि प्लैनेट की जो ऑर्बिट्स है वो कैसी है, वो सर्कुलर है। मान लो कि अगर ऑर्बिट जो है, ठीक है, मान लो कि ऑर्बिट वी और प्लैनेट की जो ऑर्बिट्स हैं उसकी जो रेडियस है वो आर है, तब जो है परिक्रमा करते हुए ग्रह पर यानी कि प्लैनेट पर लगने वाला जो फोर्स है वो होगा एफ। ठीक है, देखो वो क्या होगा, अभी रुको मैं दिखाती हूँ। वो होगा एफ एक्स वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर आपको डेनोट कर रखा है, जो आपको डेनोट कर रखा है पीरियड टी है, तब वो v इज इक्वल टू 2πr, ठीक है, 2πr अपॉन टी, और v स्क्वायर एक्स आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इस रिलेशन को इस तरीके भी लिखा जा सकता है। तो v स्क्वायर एक्स, तो आप जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, तो तीसरे नियम के अनुसार जो है प्रोपोर्शनल ऐसा है, और आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो वीडियो बनना बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो हमें ज़्यादा पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, तो हम ऐसा नहीं चाहते, तो जल्दी से चलते हैं अपने आगे की तरफ। तो अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि ये बात तुमने पार्ट वन में पढ़ा दिया था, और मैंने जो था न्यूटन के बारे में आपको नहीं बताया था, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार कि आपको बता दिया जाए, तो इस वजह से मैंने वो आपको इस वीडियो में बता दिया। तो चलते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ का इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब आपको दिया गया है कि ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ और ऐसी सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन, मतलब बोल सकते हैं ऐसी एक्सप्लेनेशन की सफलतापूर्वक सक्सेसफुली व्याख्या करता है जो है अनकनेक्टेड मानी जाती थी। तो आपको फर्स्ट दिया गया है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला फोर्स, सेकंड है कि पृथ्वी के चारों और चंद्रमा का मोशन, थर्ड आपको दिया गया है कि सन के चारों ग्रहों की जो सन के चारों ओर के जो प्लैनेट्स होते हैं उनका मोशन, और आपको फोर्थ दिया गया है कि मून और सन के कारण जो है उनमें जो टाइड्स होती हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है ज्वार भाटा। ठीक है, आप लोग अगर हिंदी में इंग्लिश में नहीं समझ पाते तो मैं हिंदी में भी बता रही हूँ, उसको हम बोलते हैं ज्वार भाटा। अब हम पढ़ेंगे फ्री फॉल। तो फ्री फॉल जो होता है इसको बोला जाता है फ्री फॉल, तो फ्री का मतलब तो मुफ्त पतन। ठीक है, मुक्त पतन बोलेंगे इसको, फ्री का मतलब यहाँ पे मुफ्त है, मुफ्त नहीं बोलेंगे इसको हम, तो मुक्त पतन। अब आपको यहाँ पे देखो एक्टिविटी दे रखी है, तो फ्री फॉल का मतलब जानने के लिए आइए एक एक्टिविटी करते हैं। तो सबसे पहले एक पत्थर लो, उसके बाद इसे ऊपर की ओर फेंको, और ये एक डेफिनेट ऊंचाई तक पहुँचता है, और तब जो है नीचे गिरने लगता है। तो ये सब जगह होता है। अगर आप बॉल भी फेंकते तो बॉल भी आपकी एक फिक्स जो है ऊंचाई तक जाएगी और फिर वो नीचे आ जाएगी। तो आप ये एक्टिविटी नॉर्मली कर सकते हैं घर में, तो आप ये कर भी देख सकते हैं। उसके बाद दिया गया है कि हम जानते हैं कि अर्थ है, अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, और अर्थ के इस अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि हम देखें कि हम कोई भी सामान जो है ऊपर फेंकते हैं तो वो आके कहाँ गिरता है, लैंड पर गिरता है, अर्थ पर गिरता है। अगर ये आपको दिया गया है तो इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और जब ऑब्जेक्ट अर्थ की और केवल इसी फोर्स के कारण गिरती है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल में है। क्या गिरती हुई जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या गिरती हुई ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसकी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी
उसके बारे में मैंने आपको किसी चैप्टर में बताया था, तो अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी से आप लोग चैनल पर जाओ और वेलोसिटी के बारे में भी देख लो जाकर। तो अब आपको दिया गया है कि जो हमारा वेलोसिटी होता है, ठीक है, क्या गिरती हुई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज होता है? तो गिरते समय ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अर्थ जो होती है, ठीक है, लेकिन अर्थ के अट्रैक्ट के कारण जो वेलोसिटी होती है ये रिजल्ट में जो है चेंज होता है। तो वेलोसिटी में कोई भी जो है चेंज नहीं हुआ। तो अब देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता, और उसमें जो होता है ना, वेलोसिटी में चेंज नहीं होता, लेकिन उसमें जो होगा प्रोड्यूस होता है क्या, उसमें प्रोड्यूस होता है आपका, अब देखो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो इसमें आपका प्रोड्यूस होगा और ये एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद दिया गया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की ओर गिरता है तो एक्सेलरेशन काम करता है, और ये एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। इसलिए इस वेलोसिटी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन या जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम ये कहते हैं, यानी कि इसे ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसे जो है जी से, जी जो होता है, जी जो है इसे जी से निर्दिष्ट करते हैं, जी से जो है रिप्रेजेंट करती है। और जी का देखो जो जी है, ठीक है, इसको जी से किया जाएगा, लेकिन जी की जो एक्सेलरेशन होती है, जी का जो साइन होता है, ठीक है, वो जो है वो एक्सेलरेशन का है। तो और इसको बोल सकते हैं हम ms-2, ठीक है। तो ये है, तो एक्सेलरेशन का साइन होता है जी, तो ये होता है जी, स्मॉल जी बोलेंगे। अगर आप लोगों ने इसको कैपिटल में लिख दिया तो कैपिटल में नहीं लिखना, ये स्मॉल में है इसका साइन, तो आप इसको स्मॉल में ही लिखेंगे। और एक जी होता है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बनता है, जो ये वाला जी होता है ये ग्रेविटेशनल के लिए। अगर आपको पेपर में लिखना है एक्सेलरेशन तो आप उस जगह स्मॉल जी बनाएंगे, लेकिन अगर आपने जल्दी में अगर आपने वहाँ पर कैपिटल जी बना दिया तो फिर वो ग्रेविटेशनल का हो जाएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है स्मॉल जी और कैपिटल जी में। तो स्मॉल जी का यूज़ जो होता है वो आपका एक्सेलरेशन के लिए होता है, और जी का यूज़ आपके लिए जो कैपिटल जी होता है उसमें आपका यूज़ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होता है। अब आपको दिया गया है कि गति के यानी कि मोशन के दूसरे लॉ से हमें पता है कि फोर्स का जो मास है और उसकी जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट है। मान लो एक्टिविटी, जैसे कि आपको एक्टिविटी 10.2 में पत्थर का मास m है, ठीक है। हम पहले से ही जानते हैं कि जो फ्री रूप से गिरती ऑब्जेक्ट में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन लगता है, और इसे हम तो इसे जो है जी से डेनोट किया जाता है, ठीक है, डेनोटेड बाय जी, तो इसको जी से डेनोट किया जाता है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इक्वल होगा वो F, तो मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और F इज इक्वल टू mg फ्रॉम इक्वेशन 10, मतलब फ्रॉम इक्वेशन किसके 10.4 एंड 10.6। तो इससे हमें जो है ये ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो आपको जैसे कि हमें दिखाया गया है, अब m इक्वल टू जी, m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ पर g, तो ये वाला g किसके लिए है, ये एक्सेलरेशन के लिए यूज़ है, और ये वाला आपको पता ही है ग्रेविटेशनल के लिए यूज़ है। तो m अपॉन डी स्क्वायर, तो जैसे कि हमें दे रखा था कि हमें यहाँ दिया गया था कि, तो ये रहा देखो जी, ये वाला जो है स्मॉल वाला ये वो आपके लिए एक्सेलरेशन के लिए यूज़, और ये कैपिटल वाला है तो ये तो ग्रेविटेशनल के लिए यूज़ है, और ये m अपॉन डी स्क्वायर दे रखा है, वेयर m इज़ द मास ऑफ द अर्थ, यानी कि जो m है वो m हमारी अर्थ का मास है, और d ऑब्जेक्ट और पृथ्वी के बीच की, अर्थ के बीच का जो है डिस्टेंस है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पर या इसकी सरफेस के पास है, ठीक है, और इक्वेशन 10.7 में डिस्टेंस डी पृथ्वी की जो रेडियस है आर के बराबर होगी। तो इस तरीके से अर्थ के सरफेस पर या इसके पास रखी ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे एम जी, ठीक है, इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर।
उसके बाद G=G m/r²। तो पृथ्वी जो है एक पूरा गोला नहीं है। जो अर्थ है, अर्थ की रेडियस जो है उसके जो स्फीयर जो अर्थ की जो उसके पोल्स होते हैं उस पर क्या होती है, देखो अब आपको दिखाती हूँ। तो अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया कि परफेक्ट स्पेयर जो होता है ना, ठीक है, परफेक्ट स्पेयर की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो आधी जो हमारे यहाँ पे आपको दिया गया है कि आधा जो हमारा पोल, आधा जो बोल सकते हैं उसको, आधे गणनाओं के लिए जो अर्थ है, यानी कि आधी कैलकुलेशन के लिए सरफेस जो है, सरफेस पर या इसके पास जी के मान को लगभग जो है स्थिर माना जाता है, लेस कांस्टेंट माना जाता है। लेकिन अर्थ से दूर की ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है एक्सेलरेशन इक्वेशन 10.7 में जो है ज्ञात की जा सकती है। तो गाइज मैं आपके पार्ट 3 लेकर आऊँगी। सो वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी थी। एक्चुअली मैंने आप लोगों को न्यूटन के बारे में बता दिया था, इस वीडियो में थोड़ी लॉन्ग हो गई, तो मैं इसके लिए पार्ट 3 बनाऊँगी। तो कोशिश करूँगी कि पार्ट 3 में जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा था। कहीं भी मेरी वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज़ उसको भी बताना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।